दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप देख रहे हैं इस वक्त में इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में विधानसभा के जो चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसके मद्देनज़र हम एक नई सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं। उस नई सीरीज़ की शुरुआत में उन लोगों के इंटरव्यूज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में अपनी अपनी उम्मीदवारी दर्शाई है टिकट के लिए। वो दावेदारी में है। अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी के बीच में जो बातचीत का वक्त हमें मिला है, इस वक्त को हम इनकैश करना चाह रहे हैं आप सबके लिए। हम आप सबके लिए ये इंटरव्यू सीरीज इसलिए लेके आए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ सके, सुन सके, जान सके कि हर पॉलिटिकल पार्टी के वो उम्मीदवार जो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मोइन काजी। मोइन काजी साहब जो है ये कांग्रेस से काफ़ी सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक है और आपने मध्य नागपुर से अपने लिए टिकट की दावेदारी पेश की है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आइए मिलते हैं मोइन काजी से। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइन भाई सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा एक शॉर्ट में तारुफ दीजिएगा कि क्या आपकी पॉलिटिकल कारगुजारियाँ रही है और कितने सालों से आप सियासत की दुनिया में एक्टिव है। जी, सबसे पहले मैं इनकलाब समाचार को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने एक ऐसी सीरीज की शुरुआत की है जो हमारे मतदाता जी के दिलों तक के, उनके जहन तक के, और हमारी विचारधारा क्या है जी, हम किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और क्यों दावेदारी पेश करें, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी चैनल्स हैं वो बाइट बेस होते हैं। इनकलाब समाचार एकमात्र ऐसा चैनल है जो कम्युनिकेशन करता है, इंटरव्यू करता है, टॉक शोज करता है और विचारों का आदान प्रदान करता है जनता के और वक्ता और प्रवक्ता के बीच में। तो इसी विचारों के आदान प्रदान में आगे बढ़ते हैं और मोइन भाई से उनकी सियासी कारगुजारियों को समझने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शुरू से ही कांग्रेस के फेवर वाला रहा। ओके, मतलब आप महात्मा गांधी फैमिली से ही कांग्रेसी विचारधारा से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद की आइडियोलॉजी को मानने वाला है। ओके। और मेरा बचपने से जो मेरी जो कर्मभूमि जन्मभूमि महल है वहां पर मैंने बचपने से सब एजिटेशन देखा, मैंने विधायक राज देखा, मैंने इमरजेंसी देखा, फिर इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी के दौर में इंदिरा जी को अरेस्ट होते देखा और उसमें उस मूवमेंट से हमारे जो खासदार माजी खासदार थे और वो केंद्रीय मंत्री थे विलास मुत्तेमवार जी, क्योंकि वो हमारे महल्ले के ही है, हमने उनके साथ में उस मूवमेंट में उस एजिटेशन में हमने साथ रहे, जिसमें से विलास मुत्तेमवार जी अरेस्ट हुए थे, लाठी पड़ी थी और हम लोगों को एक हमारे फादर की एक गुडविल थी कि काजी की औलाद है, चल जा, भगा दी थी पुलिस ने। वहाँ से शुरू हुई जी। इसके बाद में जब कॉलेज में गए तो हमको एक हमारे हिंदुस्तान के एक महान नेता, एक सबसे ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल हाईली क्वालिफाइड एक लीडर का साथ मिला जी। वो थे लेट डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी। उनके साथ में हमने एनएसए ज्वाइन करे और उनके गुजर जाने के बाद भी जी। उस परिवार से, उनके आइडियोलॉजी से मैं कनेक्टेड हूँ जी। मुझे पद नहीं मिला, मैं एनएसआई के पद पे रहा, युवक कांग्रेस के पद पे रहा जी। और जो अपने समाज में खासतौर से मुस्लिम और दीगर समाज में यानी बिना भेदभाव करे हुए मैंने हर समाज में स्टूडेंट फील्ड में काम किया जी। इसके बाद में युवक के अंदर में काम किया जी। मैंने काफ़ी रोजगार के काम किया। बस मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं किया कि ये मैंने किया जी। तो ये मेरी शुरुआत दोस्तों, है। इसके बाद में जी, इसके बाद में मैं आज तक के कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा और आज भी मैं कांग्रेस में हूँ। मुझे लगा कि क्यों ना टिकट मांगी जाए जी, बस इसलिए ये सफ़र चालू है टिकट का। अब आगे देखिए। तो दोस्तों ये मोइन काजी साहब जो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम आप सबके बिहाफ पे उनसे बात कर रहे हैं, तो ये तो उनका एक जर्नी रही है, पॉलिटिकल जर्नी रही है। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद और गांधी जी की आइडियोलॉजी को पसंद करके कांग्रेस के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। तो पीढ़ियों का जो लगाव और जुड़ाव है
अब वो पीढ़ियों का लगाव और जुड़ाव एक लेजिस्लेटिव की तरफ बढ़ने जा रहा है। इंशाअल्लाह लेजिस आने वाले वक्त में क्या सिनेरियो बनता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, बट कोशिश हमारी ये है कि हम हर एक को आपके सामने पेश करें और हर एक से बात करें और जानने की कोशिश करें कि लेजिस्लेटिव के मायने उनके नज़र में क्या है और एज लेजिस्लेटिव वो उनको अगर मौका मिलता है तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मोइन भाई विदर्भ के अंदर में जो एकमात्र सीट हमेशा से कांग्रेस की माइनॉरिटी या मुस्लिम कोटे में मध्य नागपुर की आती रही है, उसी सीट पे आपके दावेदारी करना वो कैसा क्या रहा है, मतलब कैसा आपने सोचा? क्योंकि फिलहाल तो आप पश्चिम नागपुर में रहते हैं, तो फिर मध्य नागपुर में ही आपने वो दावेदारी क्यों ऐसा पेश की? सबसे पहले मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है गांधी गेट जोहरीपुरा महल नागपुर। गांधी गेट जोहरीपुरा महल नागपुर, ओके। और आप वहीं के आज भी मैं वहीं से संबंधित हूँ जी। ये मेरा रेस्ट हाउस है पश्चिम नागपुर। कर्मभूमि, जन्मभूमि, व्यापार की भूमि मध्य नागपुर है मेरी। ओके जी, ठीक है। तो मध्य नागपुर को आप कैसे देखते हैं? मध्य नागपुर विधायक की दौड़ में आप मध्य नागपुर को कैसे देखते हैं? जी, आपको मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मध्य नागपुर जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मिडिल क्लास लोकेलिटीज है और व्यापारी कम्युनिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है जी। जो शहर के विदर्भ का जो व्यापार है, सेंट्रल इंडिया का जो व्यापार है, पूरा मध्य नागपुर में है जी। एक तो थोक का व्यापार है जी। दूसरी बात गरीब लोगों की बस्तियां है इसके अंदर में, इसमें छोटी छोटी गलियां है जी। यहाँ पर अगर कैनवासिंग करना है तो तुमको गलियों में पैदल घूमना है जी। यहाँ जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में दो बड़े समाज है, एक मुस्लिम और जिसमें मुस्लिम में अपन बुनकर समाज जिसको अंसारी कहा जाता है, दूसरा हलबा समाज जी। जो भी आमदार आए हैं जी, इन लोगों की आशा, इनकी अपेक्षा ही रहती है कि हमारा आमदार हमारे समाज के लिए कुछ करे। सबसे पहले मैंने याकूब कमर को देखा मेरे होश में जी। इसके बाद में मैंने शौकत कुरैशी साहब को देखा बिल्कुल। इसके बाद में मैंने डॉक्टर यशवंत बाजीराव को देखा, बाजीराव जी को। इसके बाद में मैंने अनीस अहमद का 3 बार देखा जी। इसके बाद में मैंने फिर 3 बार जी विकास कुंभारे देखा है, जहां कांग्रेस नहीं थी जी। किसने क्या काम किया है मेरे को किसी के ऊपर में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है और मैं मुनासिब भी नहीं समझता हूँ। सब अपने अपनी सोच अपने अपने मेयार से काम करते हैं जी। ये तो बुनकरों की समस्या है। इसके बाद में सबसे पहले जो ये मिडिल क्लास फैमिलीज है, इनके एजुकेशन की बात हो, इनकी हेल्थ की बात हो, इनके रोजगार की बात हो, मुझे नहीं लगता कि अभी तक के इसके ऊपर में कुछ काम किया हुआ हो। ओके मोइन भाई, कैसा है इनकलाब समाचार का जो मंच है, यहाँ आप खोल के अपना पक्ष रख सकते हैं, खोल के आप कटाक्ष कर सकते हैं, खोल के आप सवाल पूछ सकते हैं जो जिम्मेदार रहे हैं उनसे, क्योंकि जब सामाजिक कार्यकर्ता समाज के अंदर किसी पद पे होता है तो उसकी जवाबदेही होती है जी। तो जवाब मांगना हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जवाब देना हर एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। तो आप हमारे चैनल से के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं बाकायदा उन लोगों से जो पिछले 60 साल में उस एरिया में रहे हैं, पद पे रहे हैं या विधायक रहे हैं। तो क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको पता कैसे चल पाएगा ना जी, या हमारी ऑडियंस को कैसे पता चलेगा? अभी तो मैं कोई इनसे सवाल नहीं करूंगा। ओके जी, क्योंकि ये मेरी पॉलिसी है हाँ, कि इन लोग ने क्या किया क्या नहीं करा जी, ये सब मेरे जहन में है। मैं क्या करना चाहता हूँ जी, मैं क्यों इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जी, क्योंकि अभी मैंने 20 साल से 25 साल से टिकट नहीं मांगा, आज ही क्यों मांगा जी। तो आज जो सिनेरियो है, एक मिनट, मेरा सियासत मेरा व्यापार नहीं है। जैसा आपने कहा कि आज ही क्यों मांगा आपने, तो 20-25 साल पहले का सिनेरियो तो बहुत अच्छा था, आज का सिनेरियो तो बहुत डेसी हो गया है, तकलीफ दे हो गया है, कम्युनलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है ना, कम्युनलाइजेशन बढ़ गया वो अपनी जगह, मेरा कैरेक्टर क्या है जी, मेरे लोगों में छवि क्या है जी, जो मैं 44-45 साल से छात्र जीवन से मैं जो काम कर रहा हूँ जी, और जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरा शहर जी, पूरा शहर ही नहीं पूरे विदर्भ के छात्र जानते हैं जो आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं गुड, और जो हर समाज के हैं जी, वो सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं है जी। कहीं एक तो भी ऐसा एक व्यक्ति होगा कि जो कहे कि मोइन काजी ने भेदभाव किया है जी। मुझे उम्मीद है हर समाज मुझे वोट देगा, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो जी, चाहे वो
आरएसएस की आइडियोलॉजी वाला क्यों ना हो, अगर वो अच्छे सोच का है तो मुझे वोट देना। जी, तो पार्टी में अभी बहुत सारे लोगों ने उम्मीदवारी दर्शाई है, तो आपको क्या लगता है पार्टी आपको कितने हद तक के मतलब कौन सा रैंकिंग में या किस लूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि मध्य नागपुर से कांग्रेस में सबसे ज्यादा उम्मीदवारी के दावेदारी ठोकी गई है जी, तो आपको क्या लगता है पार्टी में मतलब आपका अभी उतने सारों के बीच में आप कहाँ पे अपने आप को पाते हैं? हर टिकट मांगने वाले को ये लगता है कि मुझे टिकट मिल रही है। बिल्कुल लगता है, मगर मेरी सोच लेकिन हम फैक्चुअल पे बात करते हैं, हम मैं फैक्चुअल पे बात करता हूँ जी, कि मेरी समाज में इमेज कैसी है। मेरे जिंदगी में एक उंगली नहीं उठी होंगी कि मोइन काजी ने ये भ्रष्टाचार किया जी, कि यहाँ का पैसा खाया। ठीक है, मैंने कड़वा बोला हूँ, मुंह पे बोला हूँ, पीठ पीछे नहीं बोला हूँ मैंने जो भी स्ट्रेट बोला हूँ और दिल में किसी का बैर नहीं रखा हूँ जी। अगर मैंने किसी को कुछ बोला भी हो तो उसी के साथ में हूँ जी। अभी इस स्टूडियो में भी जो मेरा दोस्त है जी, मैंने बहुत सारी बातें, मेरा विवाद है, इनके मुंह पे बोला, इनके पीछे मैंने कभी नहीं बोला है जी। आप इनसे पूछ सकते हैं कि मोइन काजी पीठ पीछे नहीं बोलता है जी। मेरे सिद्धांत को नहीं पटा, मैंने विरोध करा जी। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी से मध्य नागपुर के दावेदारी लिस्ट में मोइन काजी साहब का भी नाम है और आज हमने हमारे स्टूडियो में मोइन काजी साहब को इसीलिए बुलाया है कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं वो अपने आप में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है। वैसे भी आप देखते हैं कि इनकलाब समाचार के हर शो वो है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हम आपके सामने नए कॉन्सेप्ट हमेशा लेके आते रहे हैं। तो आज जो कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है या आगे इस पे जो हम सीरीज कर रहे हैं उस सीरीज के माध्यम से उन लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में अपनी अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी की है। भाई हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हर किसी को अधिकार है जिस पार्टी से जुड़ा रहता है उस पार्टी में अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी करना हर किसी को चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो दावेदारी में है वो अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता है, हमारे ऑडियंस तक पहुंचना चाहता है, तो इनकलाब समाचार उसके लिए खुला मंच है, हर एक आइडियोलॉजी के लिए खुला मंच है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए खुला मंच है। और अगर आम नागरिक में से कोई बहुत अच्छे सुझाव के साथ अपनी बात रखना चाहता है मुद्दों के ऊपर में तो उसके लिए भी खुला मंच है। बस हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम सवाल पूछते हैं जिसके जवाब वक्ता और प्रवक्ता देते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मोइन भाई से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोइन भाई मध्य नागपुर को आपने इतने सालों में, इन 40-44 सालों में कैसे डेवलप होते देखा या अनडेवलप्ड की शक्ल में देखा? ये तो सवाल बहुत टेढ़ा है भाई, इनकलाब समाचार पे टेढ़े ही सवाल होते हैं। उस एरिया में बारीक बारीक गली है जी। लोगों को क्या चाहिए? जो कारपोरेशन के लेवल के काम है, जो एक नगर सेवक करता है, इसके सिवा वहां पर आज तक के कुछ भी नहीं मिला। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आना चाहिए था, वहां जगह नहीं है। जो जगह बची है, जैसे एक हज हाउस नागपुर शहर में आना चाहिए था। मेरे प्रोग्राम में विलास मुत्तेमवार जब मंत्री थे शब्बानी क्लब के पास में, शेख हुसैन का सत्कार के प्रोग्राम में उन्होंने डिक्लेयर करे कि जूना जेल खाना पे हज हाउस बनेगा, निर्माण होगा। इसके बाद में काफ़ी आपसी जितने भी नेता थे उस समय पे, मैं किसी एक पे टिप्पणी नहीं करूँगा, ये सब बंदर बाट हुई। जो पूरा जो जूना जेल खाना था जहाँ एक बड़ा हज हाउस बनना था वो एक छोटे से चाराने 25% में बना। तो वो तो आपकी पार्टी के नेता थे ना, जो भी थे, बंदरवाड़ भी किए, धोखा भी दिया, मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको क्या कहा, उनकी वक्त की क्या मजबूरी थी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उस समय सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, और भी प्रपोजल करे या ना करे सवाल पूछे उस समय पे और भी प्रपोजल आए थे कि इसको वर्धा रोड पे 10-20 एकड़ 25 एकड़ की जगह पे निर्माण करते। आज जो हज हाउस बना है जी, वहां पर पार्किंग की तक की सुविधा नहीं है जी। एक ऐसा लगता है कि एक सराय बन गया है छोटा सा जी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, वहां पर मेवा और जो मेडिकल है इसके डेवलपमेंट क्या है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत सारी जो फैकल्टीज है, फैसिलिटीज है, आज भी नहीं है जी। मेवा हॉस्पिटल के अंदर में डागा की बिल्डिंग मेरे को वही पुरानी, जब मैं पैदा हुआ था मेरा जन्म भी डागा हॉस्पिटल का है जी। वही मेरे को रो दिख रही है, वही चाल दिख रही है अंदर में। अच्छा। तो ये आमदार का काम है, सिर्फ गटर लाइन, ये रोड का काम करना, ये सीमेंट के ब्लॉक लगाना, सिर्फ यही नहीं है।
थोड़े सा और डेवलपमेंट की बात करते, तो ये मुझे आज तक की नहीं दिखी। दूसरी बात, वहाँ के लोगों को रोजगार क्या मिला? 0 सन्नाटा। कुछ और जो माइनॉरिटीज बाहुल एरिया है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटीज कमीशन की जो स्कीम्स रहती है, कितनी स्कीम्स आई, कितने सेंटर्स खुले, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कितने खुले हैं, ये कुछ डेवलपमेंट नहीं है जी। बात करने को बहुत है। ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मैं उस स्थिति में आना नहीं चाहता हूँ, मैं कड़वा हूँ। जी जी जी। तो दोस्तों, आपने हमारा ये शो देखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइएगा, ताकि हमारा हर एक टॉक शो आपको देखने मिल सके। आगे जब तक चुनाव विधानसभा के होते नहीं है तब तक हम आपके सामने अलग अलग शख्सियतों को लेके आते रहेंगे। अलग अलग शख्सियत अपनी अपनी बात रखेंगी। जब टिकटें बटेंगी उसके बाद फिर उम्मीदवारों से बात होंगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो शो आपके सामने रख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने अपनी टिकट की दावेदारी में हैं। तो दर्शकों, इजाज़त लेने से पहले आप सबको से एक जो बात मैं हमेशा हर अपने एपिसोड, हर शो में कहता हूं कि चुनाव आते और जाते हैं, नेता कभी किसी का सगा नहीं होता। पड़ोसी आपका अपना है और पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करना आपका दीनी फरीजा है। चाहे आपका पड़ोसी किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसके साथ हुस्ने सुलूक करना आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज आयत कर दिया है। तो चुनाव के दौरान में या आपसी रंजिश के बीच में अपने पड़ोसी को ना गवाए, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक रखे और हमेशा अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन बर्ताव करने की कोशिश करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप आपके पड़ोसी से अच्छा रहेगा, उतना ही देश हमारा मजबूत बनेगा। देश को तोड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें काम कर रही है, जातिवाद पे है, प्रांतवाद पे है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम आगे बात करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इजाज़त दीजिए, आज के इस एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।